नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्या? आज हम गद्य खंड कंप्लीट करा देंगे पूरा। कौन सा? गद्य खंड। ये आपको दिख रहा होगा गद्य खंड सीरीज का आज पूरा कंप्लीट। काव्य खंड नहीं देखा तो अभी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अभी तक आपने व्याकरण पूरी कंप्लीट नहीं देखी है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक, तो चैप्टर शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट है तो शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर। कौन सा? 7 नंबर चैप्टर है। गद्य में गद्य की बात करती है, पहला नंबर है। ठीक, तो हम ऐसे पढ़ेंगे गद्य का पहला चैप्टर ऐसे शुरू में कि ये गद्य का पहला चैप्टर। तो लेकर परिचय दे ले। जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के। वसुधा पत्रिका संपादन किया था। प्रसिद्ध रचनाएं स्वयं प्रकाश की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? कहानी संग्रह है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात की आदमी जात का आदमी संधान, उपन्यास भी थे इनके। बीच में विनय ईंधन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करते ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। शहर में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। हवलदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से कस्बे गुजरते थे? 15 दिन से। इसके बाद मूर्ति कोर्ट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो 2 फुट। अगले बार 14 क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो ये लगाया था किसी बच्चन ने। ठीक, इसके बाद नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? पान वाले मास्टर मोतीलाल ने। उत्तरे मास्टर मोतीलाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब लघुत्तरार्थ में क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब की मूर्ति के सामने गुजरने पर क्या अंतर दिखाई देता है और क्यों? तो हवलदार साहब की मूर्ति के सामने से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे की फ्रेम के बदल जाने का अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि कैप्टन उसे बदल देता था। क्वेश्चन नंबर 2, कैप्टन चश्मे वालों को सामने खड़ा देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? उत्तर है, हवलदार साहब नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे के वाला नेताजी का साथी है, यह आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। लेकिन जब अपने सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा मरील लंगड़ा आदमी देखा तो हवलदार साहब अवाक रह गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। ये एक क्वेश्चन अथवा में आते हैं क्वेश्चन, या ये करो या ये करो। 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में, ये करना है आपको। 3 नंबर का एक सवाल आता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? तो इसका उत्तर है, कैप्टन देशभक्त था, शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेताजी चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? तो उत्तर है, नेताजी चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से व्यवहार से कर सकते हैं। इसके बाद पठित गद्यांश पढ़ो और उत्तर दो। क्या बात की, गद्यांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्यांश भी पठित गद्यांश आते हैं बार बार। तो पठित गद्यांश है कि हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ये आप पढ़ लेना। कि सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि हवलदार साहब को मूर्तिकार का कैसा हवलदार साहब की मूर्ति का कार्य विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हवलदार साहब किसके समक्ष नमस्तक होकर रवाना हुए? तो हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नमस्तक होकर रवाना हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? तो उत्तर है, हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि ये कैप्टन कौन है, नेताजी का साथी या उनकी फौज का सैनिक? तो क्वेश्चन नंबर 4, देशभक्ति की भावना किस में थी? देशभक्ति की भावना दिव्यांग चश्मे वाले में थी, जो कि नेताजी की मूर्ति चश्मा लगाता था। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम पे स्कैन कर लेना। ठीक, इसके बाद
अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का है। लेके परिचय देख लेते हैं। 1899 में एक चैप्टर 5 मिनट में, अच्छी बात है। बेनीपुरी गांव में हुआ था, जिला मुजफ्फर और बिहार में हुआ था। और देहावासन, तो देहावासन 19 मतलब मृत्यु 1968 में होगी। उपनाम था कलम का जादूगर, उपनाम। वाह वाह क्या बात है। उसके बाद पत्र पत्रिका भी थी कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी, उसके बाद जनता, जनवाणी, नई धारा, इनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचना वाले के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। रचना इनकी है पतितों के देश में, चिंता के फूल, कहानी, अम्रपाली, नाटक, माटी की मूर्ति, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है इसका। तो क्या बात गई। इसके बाद अभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पहला है, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है क्या, रेखा चित्र एक। उसके बाद बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो इसका उत्तर है पतहू ने। पतहू ने। बाल गोविंद भगत ने अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? तो इसका उत्तर है ग, कबीर पंथी मठ में। उसके क्या बात कही, ये भी बहुत अच्छा था कि बाल गोविंद भगत अनाज पूरे थोड़ा कबीरपंथी मठ में दे देते थे। उसके बाद पूर्वई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पूर्वई शब्द हवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खजुड़ी, खजड़ी करती है, खजड़ी। इसके बाद लघुतरा क्वेश्चन, ये पर 2 नंबर का होता है ये एक सवाल। तो क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? उत्तर है बाल गोविंद भगत कमजोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक और स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उत्तर है लेखक को उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उस दिन सामान्य गृहस्थों की तरह विलाप न करके स्व के सामने बैठकर तल्लीन होकर भक्ति के पद गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 कि बाल गोविंद भगत अपनी पतों को रोने के बदले उस समय क्यों कह रहे थे? हमें भगत का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा के पास चली जाती है। विरहिणी आत्मा का परमात्मा प्रीतम से मिलन आनंदोत्सव की घटना होती है, इसलिए वे अपनी पतों को रोने के बदले उस मनाने को कह रहे थे। कोई तो हमारी डोगरी का लो पर ये नहीं। तो अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि सरलता, सत्यनिष्ठ, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आचरणों की निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह का लोभ का परित्याग, यही सच्चे साधु की पहचान है। यही सभी बाल गोविंद भगत में थे। सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठानों के आडंबर से ही कोई साधु नहीं बनता। इस कारण वह भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु थे। क्या बात कही। उसके बाद पठित गद्यांश आ गए, ये पढ़ के जवाब देना है। अब ये टाइम नहीं ये पठित ये पूरा गद्यांश पढ़ूं, आपको सीधे इसके आंसर ही बताऊंगा। तो गद्यांश के अनुसार किस फसल की रोपनी हो रही थी? गद्यांश के अनुसार धान की रोपनी हो रही थी। समूचा गांव कब खेतों में उतर जाता है? समूचा गांव कब खेतों में उतर जाता है? आषाढ़ की रिमझिम बरसात में समूचा गांव खेतों में उतर जाता है। क्या बात। इसके बाद आषाढ़ की रिमझिम बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं? बच्चे धान के पानी भरे खेतों के उछल कूद करता किलोल कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भगत खेत में रोपनी के साथ क्या कर रहे हैं? बाल गोविंद भगत खेत में रोपनी के साथ भजन गा रहे हैं और सब मोहित हो रहे हैं, ये भी पॉइंट है। इसके बाद ये दूसरा पठित गद्यांश पढ़ो, ये पढ़ लो। इसके बाद इसके मैं सीधे क्वेश्चन बताऊंगा आंसर। लेके बाल गोविंद भगत के घर क्यों गया? बाल गोविंद भगत घर बेटा मर गया, इसलिए कुतूहल वंश लेके उनके घर गया। क्वेश्चन दूसरा, कौन सी बात अपनी और सबका ध्यान खींच के हो ही रहती है? तो
उत्तर है मौत की खबर अपनी सबका ध्यान खींच कर ही देती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेखक क्या देकर आश्चर्यचकित हुए? उत्तर है पुत्र की मृत्यु पश्चात भगत द्वारा किए गए क्रियाक्रम को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है भगत जी बेटे के शव के पास बैठकर क्या कर रहे थे? ये भी पॉइंट है। भगत जी बेटे के शव के पास आसन लगाकर गीत गाए चले आ रहे थे। ये अगला चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है गद्य का, लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल है। यशपाल जी भी पढ़ना चाहिए। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी मतलब पंजाब में हुआ था। पारंपरिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कागड़ा से हुई थी। बीए नेशनल कॉलेज लाहौर में हुई थी। अरे बेटा लाहौर में हो तो पाकिस्तान टाइम पुराना कौन बंद हुए 1903 में जन्म हुआ जाना सही बात। भगत सिंह व सुखदेव से लाहौर में परिचय भी किया था उन्होंने। परिचय क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल जाना पड़ा उनको। अरे यशपाल जेल में जाना पड़ी। ठीक 1977 में मृत्यु हो गई। कहानी संग्रह भी है, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दूलिया फूलों का करता। प्रमुख उपन्यास है झूठा सच, भारत विभाजन पर, झूठा सच मतलब भारत विभाजन पर ही लिखा था। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, अदा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। लखनवी अंदाज पाठ की विधा व्यंग्य। इस व्यंग्य लेख में पतनशील सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष ये है। उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, पहले अवसद वाली भी पूछ लेते हैं। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल की यात्रा की? सेकंड क्लास। क्वेश्चन 2 है कहानी के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी विचार भी, घटना, पात्र सभी। इसका द मतलब घ सही है। इसके बाद सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो क्या रखा था? हीरा। नवाब साहब की बात करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? तो नई कहानी। और बेटा नई कहानी के लघुतर आत्मप्रश्न 2 नंबर का एक आता है। तो यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग में कटाक्ष किया, इस कथन का ऐसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है लखनवी अंदाज में व्यंग्य में यशपाल ने लखनऊ के नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली का चित्रण किया। नवाब साहब ने खीरों को छीलकर और नमक मिर्च लगाकर केवल सूंगा और कहा कि इसका स्वाद लाजवाब है। खीरे खाए नहीं फेंक दिए। इस तरह दिखावटी रईस बनने का आचरण होने से लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास की टिकट लिया? तो ये इसलिए लिया लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए, खिड़की पर प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए विचार से ही सेकंड क्लास का टिकट लिया हुआ बात के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है लखनवी अंदाज कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो उत्तर है लखनवी अंदाज से कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें दिखावटी जीवन शैली में हमेशा दूर रहकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन में स्थूल सूक्ष्म दोनों का ही महत्व है। जो लोग सनक भरी आदतों से पेट भरने का दिखावा करते हैं वे अवास्तविक हैं, चाहे नई कहानी के लेखन ही बात क्यों न हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर एक सवाल 3 नंबर का। ठीक तो क्वेश्चन है नई कहानी और लखनवी अंदाज आपको क्या समानता दिखाई देती है? उत्तर है नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों सूक्ष्म, काल्पनिक और अशरीर दोनों ही वास्तविक में महत्व न देकर बनावटी जीवन शैली को महत्व देते हैं। नवाब साहब ने झूठी नवाबी के कारण बिना खीरा खाए अपना पेट भरना चाहते थे, तो नए कहानीकार बिना घटना, पात्र और विचार के कहानी लिखना चाहते हैं। दोनों ही यथार्थ की उपेक्षा कर परजीवी संस्कृति की आराधना करते हैं। अब पठित गद्यांश से पढ़ को उत्तर भी पूछते हैं, पठित गद्यांश भी है पूछते हैं बहुत बार। ठीक क्योंकि अदवाश में हाफियली में आरबीसी बोर्ड में पूछा था, मैं आरबीसी बोर्ड को स्पेशली पढ़ा रहा हूँ। ठीक क्योंकि आरबीसी की परीक्षा है 12 मार्च को। ठीक लेखक ने पुराना आदत के अनुसार क्या किया है? तो लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच कारण अनुमान करने लगे हैं।
कहने लगे, लेखक की पुरानी आदत क्या है? लेखक की पुरानी आदतें हैं, हाँ, थाली बैठे कल्पना करते रहने की लेखक की पुरानी आदतें। सफेद पोस्ट न खीरे क्यों खरीदोगे? अकेले के सफर का वक्त काटने हेतु खीरे खरीदोगे? 4 है, किसी ने सर का कोई सफेद पोस्ट उन्हें मंजिले दर्जे में सफर कहता देखे पंक्ति में कोई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भगवान प्रयुक्त हुआ है, वाक्य में कोई लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। पठित गद्यांश पढ़ो और उत्तर दो। ठीक, तो क्वेश्चन है ये पहला कि इस गद्यांश का नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से क्या देखा? तो उन्होंने सतृष्ण आंखों से मसाले के संयोग से चमकती खीर की फाकों को देखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया भाई बात? नवाब साहब ने वासना से रसवादन कर फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, नवाब साहब की पलकें क्यों मुड़ गई? तो उत्तर है, फाक से होठों तक ले जाने पर सूंघने से स्वाद की आनंद पलकें मुड़ गई। 4 क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे को फाकों की खिड़की से फेंकने और तौलिए से हाथ मुंह पोंछना किस भाव का दर्शाता है? दर्शाता यही है कि नवाब साहब ने दर्शाया कि उच्च कुलीन और खानदानी रईस होते हैं, उनके ऐसे ही अंदाज होते हैं। ओहो, नवाब साहब बेटा चालू। तो ये कहानी खत्म। इसके बाद चौथी कहानी है। एक कहानी ये भी मनु भंडारी की, ये स्पेशल कहानी है। इसमें 5 नंबर का सवाल बहुत बार पूछते। ठीक, लेखक परिचय। तो लेखक जन्म हुआ था 1931 में, भानपुरा मंदसौर मतलब मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। इंटर तथा शिक्षा मतलब इंटर मतलब 10वीं तक पढ़ी और शिक्षा भी पूरी शिक्षा अजमेर में राजस्थान में की थी। स्वतंत्रता कहानी की प्रमुख कहानीकार, कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनके कहानी संग्रह। उपन्यास की बात करें, आपका बंटी, महाभोज, आत्मकथी एक कहानी है भी, ये आत्मकथी हम पढ़ रहे ना, ये आत्मकथी एक कहानी है भी। तो वसुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, लेखिका के पिता ने रसोई को क्यों क्या कहकर संबोधित किया है? भटियार खाना। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं? तो इसका उत्तर है गुल्ली डंडा। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? इसने करवाया था प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। लघुतरन प्रश्न है, एक सवाल 2 नंबर का। तो लघुतरन, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? एक कहानी है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। रसोई घर में व्यस्त रहने वाले लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है, इसलिए लेखिका के पिता ने अपनी बेटी को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके के तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वे उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे भटियार खाना कहकर संबोधित किया है, चूल्हे चौके तक सीमित रखने। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन 2 है कि मनु भंडारी के पिताजी के स्वभाव की विशेषता बताइए। ये भी बहुत बार पूछते सवाल। मनु भंडारी के पिता अत्यंत कोमल और संवेदनशील और प्रखर समाज सुधार होने के साथ ही ये छक्की स्वभाव के व्यक्ति हैं थे। ये अंतर विरोधी के बीच जीने के कारण अस्थिर चित्त व्यक्ति होने के साथ ही वेद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति थे। ये था विशेषता। पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती हैं। एक कहानी है भी, पाठ के आधार पर लिखिए लीजिए। तो उत्तर इसका लेखिका के दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले के रहे हैं जिनके बीच उसका बचपन और किशोरावस्था बीती है। लेखिका को उनका जीवन शैली, भाव भंगिमाएं, भाषा की आदिया इससे स्पष्ट होता है कि पड़ोस संस्कृति मानव उन मन को प्रभावित करती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी में अथवा में सवाल आता है। एक सवाल 3 नंबर का दीर्घोत्तरी। पहला प्रश्न है, मनु भंडारी ने अपनी माँ को व्यक्ति विहीन क्यों कहा है? उत्तर इस प्रकार है, मनु की माँ अपने पति को आज्ञाओं का पालन करती हुई, अपनी संतानों की इच्छाओं पूरा करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ रह गई।
उसकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त ही हो गई। एक मशीन की तरह सबके कार्य करते हुए माँ का स्वयं व्यक्तित्व पूरा नगण्य और महत्वहीन था। इसी कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तिहीन कहा, इसलिए अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन पाई। भाई गलत बात। दूसरे क्वेश्चन, लेखिका मनु भंडारी के खंडित आत्मविश्वास को उनकी अध्यापिका द्वारा किस प्रकार उभारा गया, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, लेखिका मनु भंडारी बचपन में हीन भावनाओं से पुरुषित थी। जब वे कॉलेज में प्रथम वर्ष आई तब उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने से परिचय हुआ। मनु को शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की विचारात्मक किताबें पढ़ने को सलाह दी। वे उन्हें चुन चुन के किताबें पढ़ने को देती और बाद में उन पर लंबी बहस भी करती थी। उन्होंने मनु भंडारी के भीतर छिपी असाधारण क्षमता मनु का परिचय करवाया। उन्हें मार्गदर्शन लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, प्रभात और फेरिया भाषणबाजी की अध्यापिका के प्रोत्साहन ही लेखिका साहित्य संस्पर एवं कार्यक्षेत्र की नई दिशा प्रदान की। अब पठित गद्यांश उत्तर दो। ठीक, पठित गद्यांश भी आते हैं बहुत बार। ठीक, आप पढ़ लो। इसके सीधे क्वेश्चन पढ़ते। लेखिका अपनी उपलब्धि पर भी भरोसा क्यों नहीं कर पाती? पर्त के नीचे दबी हीन भावना के कारण। लेखिका को अपनी हर उपलब्धि क्या लगती है? लेखिका को अपनी हर उपलब्धि एक तुक्का ही लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखिका पिताजी के शक्की स्वभाव पर प्रतिक्रिया देती थी क्या? वो पिताजी शक्की स्वभाव पर कभी कभी बनना जाती थी क्या? बनना जाती थी। चौथा क्वेश्चन, लेखिका के पिताजी का स्वभाव शक्की क्यों हुआ? शक्की मतलब शक वाला क्यों हुआ? उससे अपने हाथों विश्वासघात की गहरी व्यवस्था से उनका स्वभाव शक्की हुआ। बहुत से अपनों के हाथों में विश्वासघात गहरी व्यवस्था से उनका स्वभाव शक्की हुआ। हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद यह कितना 5वां है पता नहीं कितनी है, तो 5वां होगा। ये नवोद खादे में इबादत यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। ये चैप्टर है 5वां गद्य का। तो लेखक परिचय। तो जन्म 1917 में हुआ था अय्य नहीं यतीन्द्र मिश्र का। सहित पत्रिका संपादन किया था। पत्रिका संपादन सहित का किया था। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन किया था। काव्य संग्रह इनका है क्या? हीरा किदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डयोडी पर अलाप इन्हें बहुत सारी की है। इसके बाद शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर गिरजा पुस्तक लिखी है उन्होंने। थाती का संपादन, नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा, व्यक्ति चित्र प्रस्तुत, पाठ शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर आधारित है। संगीत की आराधना मानना है। तो अभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करें वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद कौन थे? तो ये थे कौन? अली बख्श। उस्ताद कौन थे शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली? इसका आंसर क है, रसूलन भाई और बतुलन भाई से। आरंभिक प्रेरणा किसे? रसूलन भाई और बतुलन भाई। बिस्मिल्लाह खान किस संस्कृति के प्रतीक थे? ये दोनों के थे, हिंदू मुस्लिम दोनों के, क्योंकि वाराणसी में जाते थे। ये बहुत अच्छे थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भेदभाव नहीं धर्म के साथ, हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 है लघुतरात्मक। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की काशी को क्या देन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति दी है। उन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया माना है। बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था प्रकट कर काशी को जन्नत जैसा पवित्र माना है। इस तरह की आस्था से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में सहयोग किया है। वह बात कोई बात की। क्वेश्चन 2 है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर होने पर बाबा
विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खान काशी के बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और कुछ क्षण के लिए शहनाई घुमाकर बजाते थे। इस तरह शहनाई वादन के माध्यम से अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक। 2 मिनट रुक जा। तो उत्तर इसका शहनाई और डुमराव को एक दूसरे के प्रिय शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो डुमराव है। जो डुमराव कहाँ है? सोन नदी के किनारे ही पाया जाने वाली घास है डुमराव, क्योंकि डुमराव सोन नदी के पास पाया जाता है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान भी है। डुमराव बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था डुमराव में, ठीक। बिस्मिल्लाह खान और काशी से बढ़कर दीर्घ प्रश्न 1-3 नंबर का, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं। इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खान ऐसा क्यों कहा करते थे? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर स्वग्रीक सुख प्रदान करने वाली और दूसरी और कोई चीज नहीं थी। इसलिए वे शहनाई और काशी को अपने लिए सबसे बड़ी जन्नत मानते थे। इसलिए वे ऐसा कहते थे। वो ये मानते थे कि इसी जमीन ने उन्हें तालीम दी, यही से अदब पाया। बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन बालाजी, गंगा मैया की इस नगरी से बढ़कर जन्नत और नहीं। इसके बाद दीर्घ प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों गया है? समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरा आइडिया, ठीक। तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का गायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव और पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। मंदिरों में सुबह की प्रथम पूजा आरती को मंगला कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान को क्या पूजा है? सुबह की प्रथम पूजा आरती को मंगला कहा जाता है, याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान के सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला आरती शुरू होती है, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। शहनाई वादन से ही मंगला आरती शुरू होती है बिस्मिल्लाह खान, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। वो शहनाई बजते तो ही शुरू होती है। पठित पढ़ लेना, ये पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न आपको सीधे प्रश्न बताऊंगा, ठीक। तो पहला प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, काशी में क्या विद्यमान है? काशी में कलाधार, हनुमान, नृत्य, विश्वनाथ व बिस्मिल्लाह खां है प्रसिद्ध विद्यमान है। मतलब ये बात है। काशी में किन किन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह? उत्तर है, काशी के में पंडित कंठे महाराज, विद्याधारी बड़े रामदास जी, मौजूदीन आदि रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। वाह। अगला चौथा क्वेश्चन है, ये लास्ट इस गद्यांश का, कि काशी में किससे अलग करके नहीं देख सकते? काशी को संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी एवं बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं दे सकते। ओहो, सही बात है। पठित गद्यांश की बात करें तो प्रश्न उत्तर आप पढ़ लेना ये गद्यांश। तो आप क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन पहला है कि खान साहब की हैरानी का क्या कारण है? मलई बर्फ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, इसलिए हैरानी है। क्वेश्चन 2 है, काशी में एक दूसरे के पूर्व कौन है?
एक दूसरे के पूर्व कौन है? में काशी में बाबा विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो काशी में आज भी कौन सी संस्कृति जीवित है? तो काशी में आज भी संगति के स्वर पर जगती उसी थापों पर सोती है। काशी में मरण को भी कैसा माना गया है? काशी में मरण को शुभ मंगलकारी माना गया। वाह वाह, कोई बात है, काशी तो काशी। इसके बाद ये छठा है क्या? देखते रुको 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, ये छठे ही है, सही से। तो भदंत आनंद कौशल्यान संस्कृति रचित है। भदंत आनंद कौशल्यान ने रची दी है। तो भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म हुआ था 1905 में, निधन 1988 में हुआ था। जन्म स्थान सोहाना गांव, जिला अंबाला, पंजाब में। किसमें? पंजाब में जन्म हुआ। बचपन का नाम हरनाम दास था। धर्म बौद्ध ग्रहण कर दिया श्रीलंका में जाकर। गांधी जी के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहे। वर्धा कहाँ है? वर्धा गुजरात में वर्तमान में। तो निबंध संस्कृति पाठ की विधा कौन सी? निबंध है। पुस्तक प्रकाशन 20 से अधिक किया है उन्होंने। प्रमुख रचनाएं भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहाने बाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट कहाँ क्या देखा। इसके बाद देश विदेश हिंदी भाषा का प्रचार किया। संस्कृति निबंध भी सभी टाइम संस्कृति प्रकाश डाला गया है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करें, ये 1 नंबर का ये एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, बहुविकल्पीय कुछ भी कहो, ये एक बात। तो संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावनाएं रहती है? तो इसमें रहती है कौन सी? जन कल्याण की भावना। तो पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार? आग का क्या होगा? हाँ सही है। क्वेश्चन में 3 है, लेखक सभ्यता की जननी किसे कहा गया है? कोई बात की, संस्कृति को। सभ्यता की जननी किसे कहा गया है? संस्कृति को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है क्या? एक संस्कृत मानव कहा है क्या? संस्कृत मानव, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज की थी। इसके बाद 5 क्वेश्चन है कि संस्कृति के संबंध मानव के किस जीवन में होता है? क्या बात है, आज हम लगता है 40 मिनट में कंप्लीट कर देंगे ये पूरी गद्य कंठ। ठीक, तो बाहरी जीवन से, भौतिक जीवन से, या आंतरिक जीवन से, या सामाजिक जीवन से? इसका आंसर है आंतरिक जीवन से। लघुतरात्मक प्रश्न है, 1-2 नंबर का सवाल है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, लेखक ने आग और सुई के उदाहरण देकर किन के अंतर में स्पष्ट किया है? तो पढ़ते अभी उत्तर देते। लेखक ने आग और सुई के उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने तथा दूसरे के लिए आविष्कृत, उसका नाम है सभ्यता। तो लेखक ने आग और सुई धारों को उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता का अंतर को स्पष्ट किया है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा बल आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ है, व्यक्ति विशेष की संस्कृति और संस्कृति द्वारा आविष्कार हुआ है, चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है, लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। यह जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश का सहायक बन जाती है, तब वह असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति के जनक होने के लिए क्या आवश्यक है? लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति के जनक होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगा रहे, उससे जानने का प्रयत्न करें, मानव कल्याणी तत्वों की ही खोज करें, जिससे हमारा विकास संभव हो सके। कोई बात की, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें अथवा में आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। क्या बात है। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो उत्तर है, लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक
बल पर किसी नई चीज की खोज कर और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज का आविष्कर्ता व्यक्ति वास्तविक में संस्कृत व्यक्ति होता है। कोई किसी नई चीज का आविष्कार करता है व्यक्ति, वही संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध मानव कल्याणकारी दर्शन भी उन्हें उत्कृष्ट संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी रखता है। यह खोज भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में हो सकता है, भौतिक या आध्यात्मिक दोनों में हो सकता है, ये पॉइंट। इसके बाद दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 2, आम की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या होंगे? उत्तर है, आम की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता, भोजन पकाने के काम में। आम नहीं, इधर आग, इधर आग, ये वाला ये, ठीक, भोजन पकाने में काम आती है, इसलिए इस खोज को आदि मानव ने एक बहुत बड़ी खोज माना और आज भी हमारे जीवन में इसका सर्वोपरि स्थान है। इसकी खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने प्रेरणा प्रमुख थी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की तथा हिंसक जंगली जानवर की सुरक्षा प्रेरणा भी रही होगी। शीत ऋतु से बचने के लिए आदि मानव इसका उपयोग करता होगा और इसी मांस यदि भून कर तथा जंगली कुंदमूल पका कर खाता होगा, शीत से रक्षा पाने में ना पेट भरने पर वह कितना आनंदित होता होगा। इसी आनंद की अनुभूति के कारण उसने अग्नि को देवता माना होगा और उसकी उपासना की होगी, जो आज भी प्रचलन में है। ये लिखा है। इसके बाद पठित गद्यांश आप पढ़ लेना। इसका क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर, ठीक। तो पठित गद्यांश, पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का परिणाम किसे कहा गया है? संस्कृति का परिणाम सभी को कहा गया है। मानव योग्यता से आत्मविश्वास आत्म विनाश के साधनों का आविष्कर्ता है, उसे क्या कहते हैं? असंस्कृति असभ्यता। मानव जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविश्वास में जुटा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे असभ्यता कहते हैं। असंस्कृति कब होकर ही रहेगी? तो उसका आंसर, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना की नाता टूट जाएगा हो, वो असंस्कृति होकर ही रहेगी। तो अब मैं एक बात कह देता हूँ, ये हमारे क्या गद्य पूरा हो गया। अभी हमें सिर्फ ये कृतिका पूरी करनी है। कृतिका हम कर देंगे कब? हम कृतिका कर देंगे, रुको 2 मिनट, कृतिका हम 10 मार्च को कर देंगे। 9 मार्च को आज आपने गद्य पढ़ लिया, पूरा गद्य कंप्लीट कर दिया। 10 मार्च को कल वीडियो आ जाएगा कृतिका पूरा 1 शॉट कृतिका का, तीनों चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक ठीक, सत्र 2024-25 का सेकाउट मिशन द्वारा रचित। तो अभी एक बात कहनी है, अभी 2 मिनट कह देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये डाउट होगा कि किताब के अंदर एक तो पद्य खंड है या काव्य खंड, एक बात है पद्य को कहो या काव्य खंड को, पद्य या काव्य खंड है और एक साइड गद्य है। तो अब मतलब मेन ये बात है कि 4 नंबर का सवाल आएगा, एक अथवा में आएगा, या इसका लिखो या इसका लिखो, दोनों में से एक का परिचय लिखना है, या कभी परिचय लिखो या लिख परिचय लिखो। तो और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है कि परिचय लिखना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको यही करना है कि 6 तो पद्य का पाठ है और 6 तो गद्य का पाठ है। तो आप या पूरी याद कर सकते हो, या आपको सरल करना है तो या 6 के पद्य के कवि याद कर लो या 6 के गद्य के कवि लेखक याद कर लो, ये होगा ठीक। ये मैंने सुनने के लिए बताया है। तो 40 मिनट कंप्लीट, 40 मिनट में गद्य कंप्लीट।
ठीक, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।